हेलो बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। पेपर इससे आपका मिलने वाला है, नीट में, जेई में, दोनों में मिलने वाला है। एनसीईआरटी क्लास 11 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, सॉरी सॉलिड्स नहीं, लिक्विड का है बेटा ये। हाँ, इसमें थोड़ा सा देखिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड का है। तो चलो बेटा चलते हैं 10.1। हाँ, उसको चेंज कर लेना, थोड़ी सी मिसफिल्डिंग हो गई है। मिसफिल्डिंग का मतलब समझ रहे हो ना, सॉलिड्स की जगह फ्लूइड्स है, ठीक है। तो आओ 10.1 में चलते हैं। ए टॉल सिलेंडर, देखो ये क्वेश्चन भी साल जेई में आया था। क्या कितना इंपॉर्टेंट है, सही कर रहे यार, तुम लोग को पता नहीं, तुम लोग जानते ही नहीं हो कहां से पेपर बनता है, इधर उधर भटक रहे हो। वो जो कस्तूरी, मृग के नाभ में कस्तूरी छिपी है और उसकी महक जब निकलती है तो मृग क्या होता है, पूरे वन वन में घूमता है। वैसे ही मेरे बच्चों, तुम लोग कुछ जान ही नहीं रहे हो कहां से क्वेश्चन बनता है। एनसीईआरटी से बनता है मेरे बच्चों, एनसीईआरटी से। और देखो ये उठा के ही अभी मैंने डिस्कस किया है, जेई 2024 में क्या एकदम पूछ गया, नीट में भी पहले पूछा गया है। तो इसीलिए जो करा रहा हूं ना, अरे यार तुम्हारे लिए संजीवनी है, अमृत के समान है इस समय। मरते लास्ट दम पे क्या है, जैसे धोनी साहब हमारे छक्का चौका मार देते थे, इसे लास्ट मोमेंट पे तुम भी एकदम दनादन क्या है नंबर लेके आओगे। तो यहां पर देखिए, ए टाल सिलेंडर इज फिल्ड विद विस्कस ऑयल। एक टाल सिलेंडर है बेटा, ये देखो ये टाल सिलेंडर, एकदम सब एकदम लाइन तक वही कहा था। हाँ, जेई 2024 में बेटा, अभी 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 जो जेई हुआ है। ये जो बता रहा हूं ना, इसको अरे मान लो यार, एकदम पेपर आउट है आपका, ठीक है, इसी से मिलने वाला है, मतलब आउट होने का मतलब मिलने वाला है। The tall cylinder is filled with the viscous oil. A round pebble is the drop from the top. ये देखिएगा, ये विस्कस है, इसी में एक पेबल गिर रहा है फ्रॉम। अब आप जानते हैं कि अगर इस मीडियम में पेबल गिरेगा, पत्थर गिरेगा, तो भैया उस पर क्या लगेगा, विस्कस फोर्स, मतलब स्ट्रोक फोर्स, F इक्वल टू 6 पाई ईंटा आरवी। ये स्ट्रोक फोर्स जो होता है मोशन के विपरीत लगता है और वह उसको टर्मिनल वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। तो पहले तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन फिर बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। और ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये देखिए यही, पहले तो उसकी वेलोसिटी क्या है, बढ़ेगी, अब फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो यानी किस में दिख रहा है, सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका सी वाला होगा। अब चलते हैं 10.2, ठीक। अब विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। इनमें से कौन सा ऐसा डायग्राम है जो स्ट्रीमलाइन फ्लो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आप पढ़ते हैं, वो एक दूसरे को काटती नहीं है, वैसे ही यहां पे याद रखिएगा, ये लाइनें एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, जैसे ईएलएफ में होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में होता है। तो ये सब ठीक है, सारा सही है, सब कुछ सही है, लेकिन कभी भी लाइनें एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। अगर काट रही हैं तो इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे। जैसे ये देखिए, इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे जो एक ही पॉइंट पर दो वेलोसिटी बताएंगे। ये देखिए, एक ही पॉइंट पे दो। तो क्या ये हो सकता है कि एक ही पॉइंट पे वाटर की दो वेलोसिटी है? नहीं हो सकती। एक पॉइंट पे वाटर की सिर्फ और सिर्फ एक वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब इसमें कौन सा है, डी वाला सही है, ठीक है। कौन सा, डी वाला सही है। फिर चलते हैं 10.3। Along a streamline, the velocity of fluid particle remain constant। अच्छा, उसी से चल रहा है, ठीक है। Along a streamline, हाँ, velocity of a fluid particle remain constant। फिर बी कह रहा था velocity of all fluid particle crossing a, हाँ ये देखिए, पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, पूरे मोशन के दौरान थोड़े वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। जैसे देख लीजिए, अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, यहां पर वेलोसिटी कुछ और होगा, ये देखो यहां पर वेलोसिटी कुछ और होगा, मतलब तीसरा वाला भी इसी से है। वेलोसिटी कैसे होता है, टेंजेंशियल, यहां पे कैसे होता है, टेंजेंशियल। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी क्या होगी बच्चा लोग, वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो इसीलिए यहां पर इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा था, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, लेकिन कहा नहीं कहां कांस्टेंट, इसका मतलब पूरे लिक्विड के दौरान कहा है, जो गलत है। तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इसलिए कौन सा सही होगा, बी। कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं 10.4, बड़ा प्यारा क्वेश्चन 10.4। एन आइडियल फ्लूइड फ्लो थ्रू ए पाइप। एक आइडियल फ्लूइड है बेटा, ध्यान दीजिए,
Ideal fluid flow through a pipe of circular cross section made of two sections with diameter 2.5 centimeter and 3.75 centimeter. The ratio of the velocity in the two pipes is, तो आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ क्वांटिन्यूटी, किसी भी पाइप से अगर पानी फ्लो करत है तो आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ क्वांटिन्यूटी मतलब ए वी इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब A1 V1 इक्वल टू A2 V2, यानी V1 अपॉन V2 इक्वल टू A2 अपॉन कितना A1। A2 कितना है बेटा? A2 होगा पाई R2 का स्क्वायर अपॉन पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है ना। आपको द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन टू पाइप, तो A2 क्या होगा? पाई R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो अगर डायमीटर का हाफ करेंगे तो नीचे भी हाफ करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब हम R2 क्या है 3.75 अपॉन 2.5 का होल स्क्वायर ले लें। इसको सॉल्व कर लें, 375 अपॉन 25, ठीक है, 375 अपॉन 25, 375 अपॉन 25 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं 375 अपॉन 25 कितना हो जाएगा, जरा देख लो। किससे कटेगा भाई? 25 से कट जाएगा। 12 3 15, 15 अपॉन 15 अपॉन ये देखिए 15 अपॉन कितना हो गया 25 10 स्क्वायर, 3 से 2 कुछ कटेगा 5 3, 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर 9/4, तो कौन सा हो गया? ठीक है ना बच्चा लोग, देखिएगा बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर 10.5 पे चलते हैं, देखो क्या कह रहा है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एट द इंटरफेस ऑफ वाटर ग्लास 0, ठीक है, इथाइल अल्कोहल ग्लास 0, मरकरी ग्लास 140, ठीक है, मेथाइल आयोडाइड ग्लास 30 डिग्री। ए ग्लास कैपिलरी इज पुट इन द ट्रफ कंटेनिंग वन दिस 4 लिक्विड्स, इट इज ऑब्जर्व दैट। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, जिस लिक्विड का मेनिस्कस कॉनकेव होता है, क्या होता है? कॉनकेव, उसमें लिक्विड का लेवल राइज करता है। जिस लिक्विड का मेनिस्कस कॉन्वेक्स होता है वह क्या है? फॉल करता है। तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस किसका होता है? ये देखिए कॉन्वेक्स मेनिस्कस किसका होता है, ध्यान दीजिएगा। कॉन्वेक्स मेनिस्कस जो होता है वह मरकरी ग्लास का होता है। तो मरकरी ग्लास के केस में ये देखिए मरकरी ग्लास, जब मरकरी ग्लास होगा तो ये देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसे है, ये देखिए ऐसे है, तो इनके बीच का एंगल, कहीं मरकरी कॉन्वेक्स नहीं लिखा है क्या? ए ग्लास कैपिलरी इज पुट इन द ट्रफ कंटेनिंग वन ऑफ दीज 4 लिक्विड, इट इज ऑब्जर्व दैट मतलब कॉन्वेक्स शेप, इसमें कॉन्वेक्स शेप किसमें ऑब्जर्व हो रहा है, ये देखना कॉन्वेक्स शेप किसमें ऑब्जर्व हो रहा है। तो कॉन्वेक्स शेप किसमें ऑब्जर्व हो रहा है? तो कॉन्वेक्स शेप आपका मरकरी ग्लास में क्या है? ऑब्जर्व होगा। ये देखिए मरकरी वाले में, तो ये देखिए 140 डिग्री, ठीक है, कॉन्वेक्स शेप। तो ये आपका कौन सा है इसमें? सी। 10.6 क्या करा है? फॉर ए सरफेस मॉलिक्यूल, देखो भैया सरफेस मॉलिक्यूल, द नेट फोर्स ऑन इट इज 0। चलिए फिर थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे देखो बेटा, मान लीजिए है क्या, ये आपका सरफेस है, ठीक है ना। तो सपोज करो कि कोई बल्क मॉलिक्यूल्स है, बल्क मॉलिक्यूल्स का मतलब जो लिक्विड के अंदर है। भैया आप जानते हैं ना, सरफेस टेंशन चैप्टर का मतलब सरफेस पे हम पढ़ते हैं, और अभी जो बर्नौली थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं वह अंदर का पढ़ते हैं, ठीक है, लिक्विड के अंदर की बात। तो ये मान लीजिए कोई भी है, तो ये बताओ ये चारों तरफ इसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो सबके साथ ये क्या है? इंटर एटॉमिक फोर्स लगाएगा, सबके साथ लगाएगा, ठीक है, सबके साथ। तो अंदर वाले के पास नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा यहां। लेकिन यही बताओ, अगर यहां पे कोई मॉलिक्यूल्स है, ये सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल्स है, तो एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत हल्के हल्के होते हैं, मतलब वो भी फोर्स लगाएंगे लेकिन उतना फोर्स नहीं लगा पाएंगे। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भाई भारी भरकम होते हैं, मतलब भारी भरकम का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उनका ज्यादा होगा। तो अंदर वाले जो हैं वह तो इस पे फोर्स लगाएंगे, बाहर इस पे फोर्स नहीं लगेगा। तो जब हम इन सब का रिजल्टेंट करेंगे तो नेट किधर की तरफ लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। ये बताइए नेट किधर की तरफ लगेगा? डाउनवर्ड। तो नेट किधर की तरफ लगेगा? डाउनवर्ड। तो जो भी सरफेस पे मॉलिक्यूल होगा, याद रखना उस पे नेट फोर्स कभी 0 नहीं होगा। याद रखना सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स होगा उस पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो क्या होगा? देयर इज ए डाउनवर्ड फोर्स, यानी बी सही है, ए गलत है। अब पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होती है?
तो अब थोड़ा सा ध्यान दो, होता क्या है ये बताइए, इस पे नेट फोर्स क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स जब नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स नीचे आएगा कि नहीं भाई, अगर किसी पे भी फोर्स है इसका मतलब वो नीचे जाएगा। जैसे हमारे पे भी अगर नेट फोर्स नीचे की तरफ लगे तो हम किधर चले जाएंगे, नीचे, ठीक है, नीचे जाएंगे इस तरह से। तो जब हम नीचे जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए, अगर हमारे पे हो तो नेट फोर्स नीचे की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे वैकेंट स्पेस होगा, खाली जगह होगा, तो आप जानते ही हो खाली जगह होगा तो इसका मतलब, खाली जगह होगा तो इसका मतलब यहां जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वह आके यहाँ पे क्या है, ऑक्युपाई करेंगे। जैसे जैसे ये नीचे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, नीचे जाएगा तो ये वाला मॉलिक्यूल्स आके यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा। तो अब ये बताओ, इस मॉलिक्यूल्स को यहां से यहां तक जाने के कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अरे भाई, काम करोगे, जैसे तुम लोग एक्स्ट्रा पढ़ोगे तभी तो सेलेक्ट होगे, तभी तो नीचे से ऊपर जाओगे, जैसे तुम लोग पढ़ोगे तभी तो नीचे से ऊपर जाओगे, तो कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। यही वर्क जो होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है, और इसी को सरफेस एनर्जी कहते हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे आने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, उसी को आप पढ़ते हैं W=T इंटू डेल्टा ए। टी इंटू क्या पढ़ते हैं, डेल्टा ए। यहां से यहां तक आने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, उसी काम को हम क्या कहते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल सरफेस पे आया है, इसका मतलब उसने वर्क किया है, उसने अगर वर्क किया है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो यानी डी वाला सही भी है, यानी पोटेंशियल एनर्जी मोर देन दैट ऑफ ए मॉलिक्यूल इनसाइड, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी इससे क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। चलो 10.7 क्या कर रहा है, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। सही बात है बेटा, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर प्रेशर में फोर्स दिशा होती है, फोर्स वेक्टर। याद रखना बेटा, फोर्स का वेक्टर नहीं लेते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होता है, देख लीजिए क्या क्या कर रहा है, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टू एरिया। देखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टू एरिया, ठीक है। सी ऑप्शन, इट इज द रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स नॉर्मल टू एरिया। हाँ, मतलब जैसे कोई एरिया है, ये देखिए एरिया, ठीक है, एरिया है ये, ठीक है भैया। तो एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेंगे। मान लीजिए कोई कंपोनेंट ऐसे है, एफ है, ठीक है। तो ये देखिए एफ है तो इसके कंपोनेंट ये थीटा, थीटा कंपोनेंट लेंगे तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इट इज द रेशियो ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स नॉर्मल टू द एरिया। तो बी और सी सही है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में बन सकता है। 10.8 बड़ा प्यारा क्वेश्चन, आईआईटी में भी बना है बेटा। क्या करा है, वुडन ब्लॉक विथ ए कॉइन प्लेस्ड इन इट्स टॉप फ्लोट्स इन वाटर एज शोन इन फिगर। तो क्या होगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ डायग्राम हम बनाते हैं, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। देखिए बड़ा डायग्राम का मतलब इस तरह से है, ऐसे कह रहा है, इस पे कॉइन रखा हुआ है, इसका कितना लेंथ डूबा हुआ है, यल, और ये हाइट कितनी है बेटा, एच। अब बताइए, अगर मान लीजिए इससे नीचे गिर जा रहा है कॉइन, तो बेटा अगर कॉइन नीचे जाएगा तो ये बताओ, ये कुछ भार लगाया होगा तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जब जाएगा तो इतना लिक्विड भी क्या होगा, ऑक्युपाई करेगा। ज्यों ऊपर गया त्यों ऊपर से नीचे लिक्विड आए। इसका मतलब कॉइन अगर पानी में गिर रहा है तो इसके वेट में कमी आ रही है, जिसके कारण ये ऊपर जा रहा है। जब ऊपर जा रहा है तो यल डिक्रीज कर रहा है, अगर ऊपर जा रहा है तो यल डिक्रीज कर रहा है, ये देखिए यल डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और जब यल डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब इतने लिक्विड को ये पानी कवर, इतने जो ये ऊपर गया है इसको ये वाला पानी कवर करेगा। तो जब पानी ये कवर करेगा तो एच क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब यल एंड एच बोथ डिक्रीज है, किसी ऑप्शन में यल एंड एच बोथ डिक्रीज, ठीक है। हाँ, एक ए है एक बी है, यल एंड एच बोथ डिक्रीज, दोनों डिक्रीज करेंगे, ठीक है। 10.9 विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज। तो पहले हम देख लेते हैं कि भैया गैसों की विस्कोसिटी क्या होती है। याद रखिए, गैस की विस्कोसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होती है। और बेटा लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होती है, ये सब याद किए रहना, 1/√T होती है। देखिए लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होती है, 1/√T होती है। ध्यान दीजिए, लिक्विड की विस्कोसिटी 1/√T, गैस की विस्कोसिटी क्या, √T। गैस की विस्कोसिटी क्या, √T। तो अब देखो, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस क्या होगा,
विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैसों का बढ़ेगा, इसका घटेगा, यानी कौन सा हो जाएगा, सी और डी, सी और डी। 10.10 स्ट्रीमलाइन फ्लो इज मोर लाइकली फॉर द लिक्विड हाई विस्कोसिटी लो डेंसिटी। याद रखिएगा, जो भी स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है उसके लिए हाई विस्कोसिटी होना जरूरी है। हाँ, ये सब याद करना। मान लो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आ गया, स्ट्रीमलाइन फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो लो विस्कोसिटी रिक्वायर्ड, स्टेटमेंट गलत, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए हाई विस्कोसिटी चाहिए और लो डेंसिटी चाहिए। क्या चाहिए, लो डेंसिटी चाहिए। तो इसका मतलब इसमें बी और सी है सही। तो देखा बेटा, केवल 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसको मन से लगाएं, ध्यान से पढ़ें, एक एक क्वेश्चन को लगाएं, याद भी कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम आएंगे, पक्का आएंगे। थैंक यू।